कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको हिंदी हॉरर कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की ताकत देता है। जिंदगी के सफर में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रास्ते नहीं तकदीर बदल देते हैं। ये कहानी है अमित की, एक सिंपल मिडिल क्लास लड़का जिसका सपना था एक अच्छी जॉब, एक अच्छी जिंदगी और एक लड़की जिसे वो दिलो जान से चाहता था। पर कभी कभी जब सब कुछ ठीक लगता है, यहीं से शुरू होती है अमित और माया की कहानी। प्यार, विश्वास और एक ऐसे राज के साथ जिसका असर सिर्फ इनकी शादी पर नहीं बल्कि इनकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। अमित, हमारे परिवार वाले हमारा रिश्ता स्वीकार तो कर लेंगे ना? अरे तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो? ऑफ कोर्स हम दोनों के घर वाले हमारी बात मान जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही अपने घर में हमारी बात करता हूँ। अमित और माया कॉलेज खत्म होते होते एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि उन दोनों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया था। अमित और माया अपने घर में बात करते हैं। दोनों ही अपने परिवार वालों को समझाने में सफल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद अमित के माता पिता माया के घर रिश्ता लेके पहुंचते हैं। कहते हैं जब जिंदगी में सब कुछ ठीक लगने लगे तभी अंधेरा सबसे करीब होता है। अमित और माया के प्यार में जाति का बंधन एक रुकावट था जो खत्म हो चुका था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, सिर्फ एक कदम बाकी था, कुंडली मिलन। गुरु महाराज को बुलाया गया। दोनों परिवार, दोनों बच्चे सब एक जगह बैठे थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, शादी की तारीख कब होगी। लेकिन जैसे जैसे महाराज जी कुंडली देखते गए, उनका चेहरा बदलता गया। शुरुआत में शांत, फिर चिंता, फिर घबराहट और फिर एक खौफनाक सन्नाटा। उन्होंने देखा, फिर दोबारा देखा, तीसरी बार, चौथी बार, पर हर बार एक ही नतीजा। ये शादी नहीं हो सकती। अगर ये बंधन जोड़ा गया तो इस लड़की के गर्भ से एक बुरा साया जन्म लेगा। और इतना कहकर वो चुप हो गए, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्द भी छू नहीं सकते। महाराज जी की बात सुनते ही पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। उनके मुंह से निकले बस कुछ शब्दों ने एक शादी के सपने को श्राप में बदल दिया था। माया एकदम से टूट गई। उसके रोने की आवाज उस कमरे की दीवारों से टकरा रही थी और अमित बेचैन, गुस्से से, घबराहट से, बिना कुछ सोचे सीधा महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये शादी मेरे लिए सब कुछ है। अगर कोई श्राप है तो हम उसे मिटा देंगे। हर एक उपाय, हर एक रीत, हर एक मन्नत मांगेंगे। बस आप कोई उपाय बताइए। महाराज जी चुप थे, न आंखों में राहत, न चेहरे पर दया। अमित बोलता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन महाराज जी का दिल नहीं पिघला। वो धीरे से खड़े हुए और बोले, विधाता के विधान को कौन टाल सकता है? इतना कहकर वो पलट गए। उनके कदमों की आहट जैसे एक मनहूस पहेली की तरह हमेशा के लिए उनके पीछे छूट गई। महाराज जी के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। माया और अमित एक दूसरे का हाथ थामे गर्दन झुकाए खड़े थे। माया और अमित के माँ बाप दोनों सिर्फ एक ही चीज में उलझे हुए थे, अपने बच्चों के दर्द में, उनके आंसुओं में। तभी अमित बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है? सब कुछ ठीक होगा, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत करो। अमित की आंखों में आज जिद थी और वो जानता था कि जब बच्चे अपनी मंजिल के लिए लड़ते हैं तो माँ बाप को भी झुकना पड़ता है। और ये जिद, ये प्यार इतना गहरा था कि घर वाले भी हार मान गए। और जो डर था, जो चेतावनी थी, उसे सबने अपने दिल से निकाल फेंका। ठीक है, ये सब बातें हैं, लोग तो कहते रहते हैं, जरूरी नहीं कि सच हो। और इस तरह से 20 नवंबर को अमित और माया की शादी तय हो गई। शायद शादी की तारीख बहुत जल्दी तय हो गई थी और दोनों ने भी शादी करने में जल्दी कर दी थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और शादी की तारीख करीब आने लगी। 18 नवंबर की रात को अमित अपनी छत पर माया से फोन पर बात कर रहा था। उस दिन उसकी हल्दी की रस्म हुई थी और रात के लगभग 10 बजे थे। अमित अकेला छत पर घूम रहा था कि तभी उसे अचानक एक आवाज आई। अमित,
तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? मुझे पता नहीं कि तुझे आज हल्दी लगी हुई है। और ऐसे टाइम पर अकेले नहीं घूमते। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें वश में कर सकती है। अमित मुड़ा लेकिन सामने कोई नहीं था। आवाज इतनी साफ थी कि उसे भूलना मुमकिन नहीं था। वो डर के मारे कांप उठा। उसने छत से नीचे देखा पर माँ नहीं थी। वो जल्दी से नीचे गया और देखा कि माँ तो नीचे खटिया पर सो रही थी। मन में एक सन्नाटा था। अगर माँ यहाँ है तो फिर वो आवाज किसकी थी? इस बारे में सोचते सोचते अमित अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन शाम को इनकी धूमधाम से शादी हुई। शादी के अगले दिन रीति रिवाज के मुताबिक दुल्हन की विदाई हुई। अमित और माया दोनों महाराज जी के पास गए और उनके पैर छुए। लेकिन महाराज जी की आंखों में एक अजीब सा डर था और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। अगले दिन शाम को जब अमित अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था तभी अचानक उसका फोन बजता है। सुनो अमित, कंपनी का डेटाबेस हैक हो गया है। तुम्हें कल के कल जयपुर पहुंचना होगा। यार, ये क्या नई मुसीबत है? आज ही तो शादी हुई है और कल वापस से बाहर निकलना है। कंपनी का काम इम्पोर्टेंट था और अमित जिम्मेदार था। वो बिना कुछ सोचे समझे अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी की मुसीबत नहीं थी, कुछ और भी था जो अमित के साथ उस सफर पर निकलने वाला था। सुनो, मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी? मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। हाँ बेटा, ठीक बोला बहू ने। काम के साथ साथ तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। जाओ, ले जाओ बहू को। अगले ही दिन वो दोनों जयपुर के लिए निकल गए। उन्हें लग रहा था कि वो जयपुर खुद जा रहे हैं, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि वो जयपुर नहीं जा रहे थे, बल्कि जयपुर खुद उन्हें खींच रहा था। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी रूह को आवाज दी और अब वापस लौटना उनके बस की बात नहीं थी। कंपनी में वर्कलोड इतना ज्यादा था कि अमित सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ऑफिस में ही रहता था। नई नई शादी हुई थी, पर ना वो अपनी पत्नी माया को घुमा पा रहा था, ना ही उसके लिए कुछ टाइम निकाल पा रहा था। लगातार करीबन 2 महीने तक अमित ने वहां बिना रुके काम किया और फाइनली सब कुछ सही हो गया था। सर, 2 महीने हो गए हैं, लगभग सब कुछ हैंडल हो गया है। मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। यस, दैट्स परफेक्टली फाइन। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आज ही तुम्हारी छुट्टी अप्रूव करता हूँ। शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर अमित और माया ने एक शांत जगह पर होटल बुक किया। होटल के आसपास 1-2 घर ही थे और बाकी चारों तरफ शांत और सुकून भरा माहौल। शाम को लगभग 6 बजे वो लोग होटल पहुंच गए। चेक इन करने के बाद जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जा रहे थे तभी उनका सामना एक बूढ़ी औरत से हुआ। यहाँ का एक नियम है, रात को 9 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। जो भी खाना पीना घूमना फिरना हो 9 बजे से पहले निपटा लेना। उसके बाद कमरे को अंदर से बंद कर लेना, बाहर मत निकलना। 9 बजे के बाद बाहर मत निकलना, ये क्या बात हुई भला? ये जगह जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर आसपास घूमते हैं और कई बार तो होटल के अंदर भी घुस जाते हैं। परेशानी हो सकती है, समझे? वो बुढ़िया चुपचाप अपनी बात कहकर वहां से चली गई। अमित और माया एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा चौंक गए। नियम थोड़ा अजीब है, लेकिन अब होटल बुक हो चुका है, कुछ बदला भी नहीं जा सकता। पति पत्नी दोनों एक अजीब से भाव के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक कमरे की तरफ देखते हैं। वो कमरा बाहर से ही गंदा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कमरा नहीं कोई कूड़ेदान हो। अमित के मन में उस कमरे को देखकर बहुत सवाल आए, लेकिन सफर की थकान उन्हें वहां से ले गई। थकान की वजह से जाते ही अमित को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अमित गहरी नींद में था जब अचानक ही उसे एक बहुत ही खतरनाक सपना आया। डर के मारे उसकी आंखें एकदम से खुल गई। वो पूरा पसीने में भीग चुका था, सांस तेज हो रही थी। उसकी नजर पास सोई अपनी पत्नी माया पर पड़ी। वो बिल्कुल शांत थी, गहरी नींद। तभी अमित सोचता है कि अरे,
लगता है शायद ये बस एक बुरा सपना था। अमित अपने आप को समझाता है और फिर से सो जाता है। अगले कुछ दिन सब कुछ ठीक था। दोनों घूमते हंसते अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद एक और रात आई, रात जिसमें सब कुछ बदलने वाला था। माया गहरी नींद में थी, पर अमित की आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है, फिर भी मन बेचैन है। ये फीलिंग नॉर्मल नहीं है। अमित का दिल तेज धड़क रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा डर, एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हो रहा था और वो चुपचाप अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए किसी अनजानी सोच में डूब गया। तभी अमित को एक इत्र की खुशबू महसूस हुई, एक बहुत ही मनमोहक सुगंध। और ये खुशबू कहीं और से नहीं बल्कि उसकी पत्नी के शरीर से आ रही थी। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। ये इतनी गहरी, इतनी प्रभावशाली खुशबू किसकी हो सकती है? अमित ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक मधुर सी आवाज आती है, एक औरत की आवाज जो कि कुछ गा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी ने संगीत को जादू में बदल दिया। ये आवाज कितनी मधुर है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुला रहा हो। मैं रोक क्यों नहीं पा रहा खुद को। जैसे जैसे वो आवाज उसके कानों में खुलती गई, अमित का मन उस आवाज के जादू में डूबता चला गया। वो अब सम्मोहन में था और बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज के पीछे पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा उसी कमरे के पास पहुंचा जहां पहले उसने गंदगी और वीरानापन देखा था। कमरा पुराना था, बंद था और उसके आसपास घिन आने वाली गंदगी फैली हुई थी। उसने देखा दरवाजे की कुंडी पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ है। अमित ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस लाल धागे को खोल दिया। जैसे ही उसने कुंडी खोली, उस धागे से बंधी एक पट्टी नीचे गिर गई। उसने झुककर वो पट्टी उठाई, खोलकर देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा है? मैं समझ नहीं पा रहा। शायद ये उर्दू है। अमित कुछ समझ पाता तभी अचानक से उसका शरीर भारी हो गया और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब अमित की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका सर भारी था, जैसे किसी ने रात भर दिमाग को जकड़ लिया हो। उसके जहन में बस एक ही ख्याल था, ये सपना था या सच में कुछ हुआ था? लेकिन अगर सपना था तो इतना रियल क्यों लग रहा था? अमित को कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो जो भी था वो सपना नहीं था। और अमित को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस रात की शुरुआत ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अगले एक हफ्ते सब कुछ शांत था, सब कुछ नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना। दोनों फिर से अपने हनीमून में व्यस्त थे। लेकिन फिर एक दिन अमित, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अमित ने उसकी आंखों में देखा। माया थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जज्बातों का तूफान। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही अमित एक पल के लिए चुप रह गया। फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसका दिल मैं से भर गया था। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। मैं पापा बनने वाला हूँ। जिंदगी कितनी जल्दी बदलती है। अमित और माया बहुत खुश थे। अमित अपनी पत्नी का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगा। इन दोनों को यहाँ करीबन 10 दिन हो चुके थे, पर पिछले कुछ दिनों से अमित को माया के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे एकदम अलग सी होने लगी थी, जैसे किसी और संस्कृति में ढल रही हो। और वो बुर्का पहनने लगी थी। और सबसे अजीब बात, वो अमित को अपने पास भी नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है माया के साथ? ये अचानक से बुर्का क्यों पहनने लगी? एक रात की बात है जब अमित गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक से उसकी आंख किसी की आवाज से खुलती है। वो देखता है कि माया शीशे के सामने खड़ी है। उसने बुर्का पहना हुआ है और वो कुछ बड़बड़ा रही है। माया, तुम वहाँ क्या कर रही हो? माया कोई जवाब नहीं देती। अमित ने फिर आवाज लगाई, माया, सुन रही हो ना? माया के ऊपर अमित के शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो पीठ घुमाए वहीं खड़ी थी, जैसे किसी के वशीकरण में हो। अमित हिम्मत करके उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाया। और जैसे ही उसने माया को अपनी तरफ घुमाया,
अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी के गले के पास गहरी खरोंचे थी, आंखों के नीचे काले धब्बे, और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये क्या हो रहा है? माया? अमित बहुत डर जाता है और तुरंत मदद के लिए चिल्लाता है। कुछ ही देर में 2-3 लोग भागते हुए उसके कमरे की तरफ आते हैं। क्या हुआ सर, सब ठीक है? जल्दी देखिए मेरी पत्नी को क्या हो रहा है। अब सब लोग रूम के अंदर पहुंचे तो वो देखते हैं कि माया फिर से उस कोने में जाकर खड़ी हो गई है और वो दीवार पर बार बार अपना सर मार रही है और कुछ अजीब और अज्ञात भाषा में बड़बड़ा रही है। जल्दी जल्दी उस बुढ़िया को बुलाओ, वही अब कुछ कर सकती है। इतना सुनते ही सभी लोग बाहर दौड़ गए। अमित भी उनके पीछे पीछे निकल गया और जब वो सभी वापस आए तो उनके साथ थी एक बूढ़ी औरत। जैसे ही तीनों लोग कमरे के अंदर गए तो सब हैरान हो गए क्योंकि माया अब पलंग पर शांत सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे ये क्या? ये तो सो गई। अभी तो ये दीवार पर अपना सर मार रही थी। क्या हुआ बताओ सब। अमित ने एक एक बात उसके सामने रखी। उसकी आंखें फैल गई। उसने तुरंत अमित का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा उस कमरे की तरफ गई जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। कमरा खुला हुआ था, जमीन पर कीचड़ के निशान जैसे कोई अंदर बाहर आया हो। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने मना किया था 9 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना। तुम्हारी पत्नी उस कमरे में गई और उस दरवाजे को खोलने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। लेकिन मुझे क्या पता इस कमरे में कौन था? उस कमरे में एक जिन को कैद किया गया था और तुम्हारी पत्नी अब उसके साए में है। तुझे पता भी है इस कमरे के अंदर कौन कैद था? मुझे क्या पता यहाँ पर कौन था। उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक जिन को कैद किया गया है। तुम्हारी पत्नी पर किसी और का नहीं, उसी जिन्नात का साया है और वो कोई छोटा मोटा जिन नहीं, बहुत ही खतरनाक जिन है। ये सुनते ही अमित के पांव जमीन से हिल गए। उसका सारा बदन कांप उठा, जैसे अचानक उसके सीने में जान अटक गई हो। उसके होंठ सूख गए, गले से आवाज निकलना मुश्किल हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके सामने इतनी बड़ी और डरावनी सच्चाई आएगी। तभी अमित बोलता है, लेकिन मेरी पत्नी तो प्रेग्नेंट है। अमित की बात सुनकर औरत के हाथ पैर फूल गए। वो घबराने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अमित ने पूछा, आप इतनी घबराई क्यों हो और ये जिन यहाँ आया कहाँ से? वो बूढ़ी औरत अमित को बताती है कि जब तक यहाँ होटल नहीं बना था तब तक यहाँ एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। वही कब्रिस्तान जहाँ अंधेरी रातों में लोग गुजरने से भी डरते हैं। लोग कहते थे कि कब्रिस्तान में अक्सर अजीब साए दिखाई देते थे। रात को चिताएं जलने की बदबू आती थी और कभी कभी तो ऐसे लगता जैसे मिट्टी के नीचे से कोई चीख रहा हो। फिर एक दिन पैसा कमाने की लालच में इन लोगों ने उस कब्रिस्तान को तोड़ दिया, उस जगह की मिट्टी को उजाड़ दिया। बिना आत्माओं की तसल्ली किए उसके ऊपर होटल बना दिया गया। होटल की रोशनी और शान शौकत ने असल में उस कब्रिस्तान के अंधेरे को दबा तो दिया, पर सिर्फ ऊपर से। अंदर से वो सब कुछ वहीं का वहीं था। दबे हुए राज, बददुआएं और वो साया जो इंसान की दुनिया का नहीं था। जब होटल चलना शुरू हुआ तो अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले लोगों ने देखा कि जो भी औरत यहाँ टिकती, कुछ दिनों बाद वो अपने आप प्रेग्नेंट हो जाती। पहले सब लोगों ने ये सोचा कि ये सब एक कोइंसिडेंट है, कपल्स आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। चाहे शादीशुदा हो या ना हो, चाहे यंग लड़की हो या बुजुर्ग औरत, कोई भी औरत इस होटल में कदम रखती तो कुछ दिनों बाद उसके अंदर एक नया जीवन पलने लगता। लोग दराज से थरथरा गए। जब असली जांच की गई तो सबके होश उड़ गए। पता चला कि होटल के अंदर एक जिन्नात है, वही जिन्नात जो कब्रिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। वो औरतों के जरिए अपनी नस्ल आगे बढ़ा रहा था। फिर होटल के मालिक ने बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया। कई दिन तक वहां वसीफा हुआ, कुरान की तिलावत हुई, मंत्र उच्चारण हुए। बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने उस जिन को एक कमरे में कैद किया
और जब वो कैद हुआ तब मौलवियों ने सबको कड़ी चेतावनी दी। याद रखना, ये कमरा कभी खुलना नहीं चाहिए। जिस दिन ये बंद कमरा दोबारा खुला उस दिन सिर्फ एक घर या एक परिवार की बर्बादी नहीं होगी, बल्कि पूरे इलाके पर कयामत टूट पड़ेगी। इसीलिए तो उस कमरे पर ताला लगा था। तुम्हें वो ताला नहीं दिखाई दिया? मुझे तो याद ही नहीं उस कमरे पर ताला था भी या नहीं। बस मुझे एक अजीब सा धागा दिखाई दे रहा था जो पूरी तरह काला और पुराना हो चुका था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। और उस धागे के बीच में एक छोटी सी पर्ची भी बंधी थी। पर्ची देखते ही एक पल के लिए लगा कि उस पर कुछ लिखा है, पर इतना फीका था कि मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा शायद ये कोई पुरानी रस्म होगी या बस होटल वालों का अंधविश्वास। मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बिना सोचे समझे वो कमरा खोल दिया। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इतना सुनकर वो औरत वहां से निकल गई, लेकिन जाने से पहले उसने अमित की तरफ एक गहरी डरावनी नजर डाली। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने खुद कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान की समझ से बाहर है। अगले दिन वो कुछ मौलवियों को लेकर वापस आई। जैसे ही मौलवी कमरे में पहुंचे, अमित की पत्नी एक झटके से पलंग पर बैठ गई और उसके होंठ से एक मर्दाना डरावनी आवाज निकलने लगी। मौलवियों ने तुरंत पाठ शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे पे पसीना छूटने लगा। उन्हें समझ आ गया कि ये शक्ति आम नहीं है। उधर अमित की पत्नी जमीन पर गिरकर अपना सिर बार बार फ्लोर पर पटक रही थी, जैसे आज रात कयामत उतरने वाली हो। जब मंत्र का असर ना हुआ तो एक बुजुर्ग मौलवी ने उसके सर पर पानी जैसा कुछ डाला। बस एक तेज चीख के साथ वो वहीं बेहोश हो गए। उसके बाद मौलवियों ने 2 घंटे तक पाठ किया। आखिर में एक ताबीज बनाकर अमित को दिया। ये ताबीज तुरंत अपनी पत्नी के गले में पहना दो और याद रखना, जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए ये ताबीज एक पल के लिए भी नहीं उतरना चाहिए। समझ लो, जिस जिन्नात से तुम लोग टकरा रहे हो ना, वो बहुत ही शक्तिशाली है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा ये ताबीज को तोड़ने की, लेकिन तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। अपनी पत्नी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। एक भी लम्हा अगर उसके आसपास कोई ना हुआ तो जो कुछ होगा उसे ना तुम रोक पाओगे ना हम। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। अमित अपनी पत्नी को घर ले आया। उसे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को पूरा किस्सा बताया। माँ परेशान हो गई, लेकिन धीरे धीरे माया बिल्कुल नॉर्मल होने लगी। सबने सोचा सब खत्म हो गया और धीरे धीरे सब लोग भूल गए। लेकिन एक रात फिर वही खुशबू हवा में घूमने लगी, वही अंधेरा कमरे में समाने लगा और माया पलंग से अचानक गायब हो गई। जब वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। बस चुपचाप मुस्कुराई और अमित का हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले उसे वापस कमरे में ले गई। अमित की आंखों में डर था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। करीब 5 महीने बाद अमित एक अजीब चीज देखकर दंग रह गया। माया का पेट नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें बन गई। वो तुरंत माया को डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेकर गहरी सांस ली। बच्चा ठीक है, लेकिन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। लगता है डिलीवरी 7 महीने से पहले ही हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर अमित को वही जिन वाली बात याद आ जाती है और वो सोचता है कि माया के अंदर जो पैदा हो रहा है वो इंसान का बच्चा भी है या कुछ और फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। 6वां महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि माया को अचानक सहलाने वाला दर्द शुरू हो गया। बाहर आसमान में तूफान छा गया। तेज बारिश, बिजली की गरज और अंधेरा, ऐसा जैसे कयामत उतर गई हो। उस माहौल के बीच अमित माया को हॉस्पिटल लेकर भागा। जांच के बाद डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नॉर्मल डिलीवरी अब मुमकिन नहीं है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अमित बार बार इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, आज अमावस की रात है। मुझे दिल में कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई बड़ी विशाल होने वाली हो। अमित माँ की बात को सिर्फ अंधविश्वास समझकर चुप हो गया, लेकिन अंदर ऑपरेशन थिएटर में जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
सर्जिकल लाइट्स के नीचे डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में माया की चीखें पूरे थिएटर में गूंज रही थी और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। बहुत देर तक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज सुनाई देती रही और फिर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन आपकी पत्नी जिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चा अजीब था, अजीब। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा केस देखा है। डॉक्टर की बात सुन के सब लोग शॉक हो गए। जब अमित ने पूछा तो डॉक्टर ने धीरे से कहा, बच्चा मर गया था, लेकिन उसकी आंखें नीली थी और उसका शरीर आम बच्चों से बिल्कुल अलग, जैसे वो इंसान का था ही नहीं। माया होश में आई तो जोर जोर से रो पड़ी और फिर से बेहोश हो गई। 2 दिन तक उसकी हालत नाजुक रही, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। फैमिली ने उसे समझाया, बेटा ये सब किस्मत का लिखा था, जो होना था वो हो गया। लेकिन अमित के दिल से वो बात नहीं निकली जो उसकी शादी के समय पंडित ने कही थी, और अब सब कुछ उसे एक कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ लगने लगा। शायद जयपुर के होटल में उस जिन के संपर्क में आने के बाद तो एक हिस्सा माया के अंदर उतर गया था, और जब डिलीवरी हुई तब वो जिन अपना बच्चा लेने गया और उसे लेकर चला गया। ये थी अमित और माया की कहानी। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, और आज भी एक सवाल हवा में घूमता है, क्या वाकई एक जिन किसी इंसान की औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है, और क्या वो अपने बच्चे को दुनिया में लाकर उसे वापस ले जा सकता है?